नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर में। इस बेहद ही खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो ना केवल यूपीएससी एग्जाम के लिए आवश्यक है, बल्कि जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है या फिर टीचिंग एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या इससे संबंधित कोई भी ऐसे एग्जाम हो जो कि आपके करंट अफेयर क्वेश्चन पूछते हैं और साथ ही साथ करते हैं उनका कहीं ना कहीं पे आपको स्टैटिक जीके का उपयोग। वहाँ पर ये आपके टॉपिक ना केवल आपको क्रम में उनके मार्क्स आने में आपको हेल्प करेंगे, बल्कि कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट को और साथ ही साथ आपके जो कि बेसिक फंडामेंटल है उनको क्लियर करने में ये सेशन आपके मदद करेगा। तो इसी तरीके के करंट अफेयर और उनके एनालिसिस को जुड़ने के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। यदि आप इस चैनल पर पुराने हैं तो इस एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म की ग्रोथ में अपनी हेल्प करिए। इसे अपने नियर वंस के साथ, रिलेटिव के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, जिससे ना केवल इन करंट अफेयर को वो भी लाभ ले सकें, बल्कि जो आम पब्लिक लोग, आम नागरिक हैं, जिनका कोई किसी भी एग्जाम से कोई वास्ता नहीं है, फिर भी रोज जानना चाहते हैं हमारी देश दुनिया में वो क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, तो वो भी इस चैनल को देखकर इस चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर क्या है, बाद में करेंगे उनके डिटेल में एनालिसिस। सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी हाल ही में क्या हुआ है। भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य को क्या किया हुआ है, दो भागों में बांट दिया है और उसको दो नए संघ शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में डिवाइड कर दिया है। तो आप ये जो पीला इलाका देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर को काट के बनाया गया है। बाकी जितना नीला इलाका है वो लद्दाख में बनाया गया है। बस ये ध्यान रखना, लद्दाख में केवल दो जिले आते हैं, कारगिल और लेह। और यहीं पर आज एक टॉपिक है लिंक आपका द्रास, उसके बारे में बात करेंगे। बाकी जो पीला हिस्सा है वो है आपका जम्मू कश्मीर। इसमें आप देखिए मुजफ्फराबाद, कुपवाड़ा, मेंढीपुरा, पुंछ, मीरपुर, राजौरी, जो आप अक्सर सुनते रहते हैं, कहीं ना कहीं छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं आतंकवादियों की, घुसपैठ की। कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, दोदा, रमबान आज ऐसे जिलों में बांटा गया है। बाकी आपको पता होना चाहिए ये जो इलाका है ये ऑलरेडी ये क्या है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये वाला इलाका। बाकी इधर अक्साई चीन वाला इलाका है, तो ये यहाँ पे चाइना कब्जा किए हुआ है। तो इन सब के बारे में आप ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर क्या क्या है। तो भी हाल ही में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 तक के लिए कायाकल्प और शहरी परिवर्तन योजना 2.2 अर्थात इसी का आप शॉर्ट में बोलते हैं अमृत 2.2 के लिए अटल मिशन को मंजूरी दे दी है। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम है। इसका उद्देश्य क्या है? ये पानी की चक्रीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से शहरों को जल सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है। दिल्ली हरियाणा सीमा पर किसानों के विरोध लगातार जारी हैं और वहीं पर एक हिंसक घटना हुई है, उसका भी डिटेल में आपको आगे देखने को मिलेगा। बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च कर दिया है। यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अर्थात प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की पहली वन हेल्थ परियोजना है। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए 6वें कार्यकाल के लिए भारी बहुमत के साथ फिर से निर्वाचित हुआ है। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन द्वारा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन छोड़ने के 3 साल बाद अमेरिका फिर से इसमें शामिल हो गया है। तो ध्यान रखना, ह्यूमन राइट कमीशन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहले इसको अमेरिका इससे बाहर हो गया था, दोबारा फिर शामिल हुआ है, जिससे उसने इजराइल के खिलाफ पुरानी पूर्वाग्रह सुधार की कमी कहा कहते हुए अलग हुआ था, दोबारा इसमें जुड़ गया है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुरू किया गया है। साथ ही साथ आज हम बात करते हैं जापान के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं फुमियो किशिदा। तो ध्यान रखना ये भी नाम हो सकता है, पहले शिंजो आबे थे, अब कौन से हैं? फुमियो किशिदा ने धन पुनर्वितरण परिषद का अनावरण कर दिया है, उसके बारे में जानेंगे। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात बीपीसीएल ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम ने यूफिल एक डिजिटल ग्राहक अनुभव शुरू करने की घोषणा की है। इसके अलावा हम बात करेंगे द्रास जगह के बारे में और देखेंगे चर्चा में क्यों है। सबसे पहले उन टॉपिक्स को देखते हैं जो आपके यूपीएससी के पेपर जीएस पेपर 1 से लिंक हैं, या आपका अगर कहीं से क्वेश्चन आता है जनसंख्या के संबंधित मुद्दे, गरीब और उनके विकास संबंधी मुद्दों के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसमें बात की जाएगी। अमृत जो योजना चल रही थी उसके 2.2 के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.2, इसी को ही बोलते हैं अमृत 2.2 का शुभारंभ कर दिया है। कब किया है? 1 अक्टूबर को किया था, इन्होंने सुबह 11 बजे इसका अनावरण किया था। तो ध्यान रखना, स्वच्छ भारत मिशन शहरी को ही अमृत बोलते हैं। और बैकग्राउंड की बात की जाए तो कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अर्थात अमृत 500 शहरों में नागरिकों को नल कनेक्शन और सीवर कनेक्शन प्रदान करके जीवन को आसान बनाने के लिए शुरू किया गया था, जो पहला था। अब तक इसमें 1.1 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन और 85 लाख सीवर सेप्टेज कनेक्शन दिए जा चुके हैं। तो अब अमृत 2.2 में क्या नया है? तो लगभग 68 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान करके लगभग 4700 शहरी स्थानीय निकायों में सभी घरों में पानी की आपूर्ति का
100% कवरेज की इसमें कोशिश की जा रही है। इसमें हमने पहले 500 शहर थे, अब 47 शहर लगातार इसमें जोड़ दिए गए। सोचो 9 गुना बढ़ाया गया है। साथ ही साथ जो 64 करोड़ सीवर सेप्टेज कनेक्शन प्रदान करके 500 अमृत शहरों में सीवरेज को और सेप्टेज को 100% कनेक्शन कवर करना है। सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों द्वारा अपनाए गए इसमें 3 Rs का उपयोग करके कचरे से धन उत्पन्न करना है। मतलब क्या कचरा बेचेंगे, उससे रुपया लाएंगे, या कुछ रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस की इसमें सिद्धांत बनाया जाएगा। साथ ही साथ सतही जो आपके जमीन पे बहने वाला जल है, या फिर जो जमीन के अंदर जो भूजल निकाय हैं, उनका संरक्षण किया जाएगा। उनकी स्थिति को चेंज करके कायाकल्प करने की कोशिश की जाएगी। जल प्रबंधन के डेटा का नेतृत्व करेगा शासन। इसके अलावा नवीनतम वैश्विक प्रौद्योगिकी और कौशल का लाभ उठाने के लिए प्रौद्योगिकी सब मिशन चालू किया जाएगा। पेय जल सर्वेक्षण शहरी के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। एक सर्वे किया जाएगा कि देखेंगे शहरों, विभिन्न शहरों के बीच में पानी की क्वालिटी है कैसी है, उसके बारे में बात की जाएगी। जिससे क्या होगा, एक सुखद और अच्छी प्रतिस्पर्धा शहरों के बीच में हो सकेगी। बात करते हैं जीएस पेपर ट्रू से लिंक टॉपिक के बारे में। अब बात करेंगे डिलाइट लिंचिंग और इसे रोकने के लिए कानून क्या हुए हैं। तो लगातार क्या हो रहा है कि आसपास के क्षेत्रों में क्या हो रहा है कि लगातार यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रूर कदम उठते जा रहे हैं। किसानों के विरोध पर सिंगू में अभी हाल में मारपीट करते हुए क्या हुआ है, एक इंसान की मौत हुई है। उसके बारे में बात करेंगे और इसका डिटेल एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर इसका डिटेल आपको एनालिसिस मिलेगा आपके हमारे नई वीडियो में, तो वहाँ पर जुड़े रहिएगा। बात करेंगे वन हेल्थ कंसोर्टियम के बारे में। तो बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च कर दिया है। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की पहली वन हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित एक जगह पे सारी चीजें मिल जाएं, उसके बारे में बात होगी। और ये टॉपिक लिंक है स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों के बारे में। तो आखिर देखेंगे स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे हैं क्या। तो परियोजना के बारे में बात की जाए तो परियोजना का आप नाम याद रखिएगा, परियोजना है वन हेल्थ कंसोर्टियम, यानी एक जगह लाकर इकट्ठी करना। तो इसमें क्या है, इसमें देश के जूनोटिक के साथ साथ ट्रांसबाउंड्री जितने रोग हैं उनके महत्वपूर्ण जीवाणु, वायरस और परजीवी संक्रमणों की निगरानी की जाएगी। साथ ही साथ उनको क्या किया जाएगा, देखा जाएगा कैसे यहाँ पे बीमारियां फैल रही हैं। इस परियोजना में जो मौजूदा जो आपकी जो उसको किसी भी बीमारी को सही करने के लिए नैदानिक परीक्षण है, उनके उपयोग और बढ़ती हुई बीमारियों के प्रसार को समझने के लिए, साथ ही साथ उनकी निगरानी करके अतिरिक्त जो पद्धतियां उनके विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो अगर संयोजन की बात की जाए तो कंसोर्टियम में क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद के नेतृत्व में 27वें संगठन शामिल है। जो 27 संगठन शामिल मिलकर इन्होंने बनाया कंसोर्टियम। वन हेल्थ दृष्टिकोण की आवश्यकता और महत्व की अगर बात की जाए तो कोविड-19 महामारी ने संक्रामक रोगों के शासन में एक स्वास्थ्य सिद्धांत की प्रासंगिकता को दिखाया है। मतलब कि आप क्या करें, ऐसा नहीं अलग बीमारियों के लिए अलग कॉन्सेप्ट बनाए, बल्कि सारी बीमारियों से मिलकर एक आप कोई इसमें उसको हेल्थ के लिए कोई फॉर्मूला दीजिए। विशेष रूप से पूरे विश्व में जब जूनोटिक रोगों को रोकने और रोकने के प्रसार में क्या कोशिश होनी चाहिए, उसमें एकजुटता दिखानी चाहिए। जिससे होगा क्या, भविष्य की महामारियों से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। साथ ही साथ जानवरों और वन जीवों के स्वास्थ्य को समझने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण, कॉम्प्रिहेंसिव दृष्टिकोण का उसमें विकास हो सकेगा। अगर देखें कि आप बार बार पढ़ रहे हैं वन हेल्थ, तो देखते हैं वन हेल्थ कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। तो वन हेल्थ में क्या है, इसमें इनिशिएटिव टास्क फोर्स द्वारा जो परिभाषित लोग हैं वो जानवरों और हमारे पर्यावरण के लिए जो इष्टतम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए मतलब कि आप जो मैक्सिमम चाहते हैं कैसे जानवरों और लोगों के बीच में स्वास्थ्य हेल्थ कंडीशन अच्छी हो सके, उसके लिए लोकल, नेशनल और वर्ल्ड के स्तर पर क्या करेगा, कई सारे टॉपिक को कवर करते हुए आपस में सहयोग करने का प्रयास किया गया है इसमें वन हेल्थ की अवधारणा में। साथ ही साथ एक जो हेल्थ मॉडल है उसमें क्या होगा, रोग नियंत्रण में जो इंट्रा सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट है या इंट्रा कंसेप्ट दृष्टिकोण है उनकी सुविधा प्रदान करता है। ताकि इसमें क्या होगा, जितने भी जूनोटिक खतरे हैं चाहे प्रेजेंट टाइम में हैं या फिर जो उभर रहे हैं, उन खतरों को नियंत्रित करने में सहायता मिल सके। तो देखते हैं जूनोटिक खतरे क्या होते हैं। तो जूनोटिक खतरे क्या होते हैं कि जैसे कुछ एनिमल हैं, जैसे जो जानवर में आए, जैसे मार्केट में कोई है, जैसे जानवर है, जैसे सांप है, चमगादड़ वगैरह है, इनकी वजह से आपने देखा होगा क्या हुआ है इस टाइम पे, सारस, कोविड-19, एविएशन इन्फ्लुएंजा ये फैलता है। अगर बात करें आपके बारहसिंगा है, चिंपैंजी है, इनसे वाइल्ड लाइफ जब हंटिंग करते हैं तो उनसे क्या होता है, कोई हम जंगली शिकार करते हैं सुअर वगैरह से, उनसे HIV या एबोला होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा किया जाए, जो वाइल्ड लाइफ अगर फार्मिंग करते हैं तो वहाँ से जुड़े हुए जितने पक्षी हैं, मुर्ग वगैरह, उदबिला वगैरह, इससे क्या होता है कोविड-19 के भी खतरे बढ़ते हैं, काट देते हैं तो रेबीज भी होता है, एवियन इन्फ्लुएंजा इनसे होता है। बाकी जो अपनी गाय है, घोड़ा है, मुर्गी है, सुअर है, जो हम घरेलू जो जानवर पालते हैं, उनसे आपको हैंड्रा, निपा वायरस, एवियन इन्फ्लुएंजा इनके होने की बात होती है। तो अगर हम डिटेल में देखें तो जूनोसिस जो शब्द है वो फुफ्फुस जीनोस से रुडोल्फ विर्चो द्वारा 1880 में पेश किया गया था, जिसमें क्या था, सामूहिक रूप से मनुष्य और जानवरों के द्वारा प्रकृति में साझा की जाने वाली बीमारियों को शामिल किया गया था। मतलब ऐसी बीमारियां जो जानवरों से मानवों में आती हैं, मानवों से जानवरों में आती हैं, उसको जूनोटिक बीमारियां कहते हैं। बाद में क्या हुआ था, 1959 में
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WHO ने इसको परिभाषित किया था। तब उन्होंने बोला था जूनोज क्या होते हैं, वे ऐसे रोग और संक्रमण हैं जो स्वाभाविक रूप से जितने भी कशेरुकी जानवर हैं और मनुष्यों के बीच में क्या होता है संचारित होते रहते हैं। जानवरों और जो ऐसे जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ऐसे जानवरों और मनुष्यों के बीच में जो आपस में ट्रांसफर होते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं जूनोज रोग। इसके अंदर बैक्टीरिया, परजीवी, वायरल ये हो सकते हैं, या फिर अपरंपरागत एजेंट जैसे जल, पानी, हवा ऐसे करके आ सकते हैं। अगर चिंताओं की बात की जाए तो सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या तो है ही है, इसके साथ साथ इसमें कई प्रमुख जूनोटिक जो रोग हैं वो पशु मूल के भोजन के कुशल उत्पादन को रोकते हैं। जिससे कि अगर लगातार होगा तो आप क्या करेंगे, अगर आपको लगता है ये रोग आपके जानवरों से फैलते हैं तो आप क्या करेंगे, उन जानवरों से दूरी बना देंगे, तो उनके कहीं ना कहीं उनका प्रोडक्शन कम होगा, उनको आप खाने की चीज़ें कम देंगे। साथ ही साथ क्या होगा, इनके अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है तो उन्हें लगता है अगर इनसे अगर शुगर से कोई दिक्कत हो रही है तो ज़्यादातर आपने देखा होगा वेस्टर्न कंट्रीज में शुगर का मांस पोर्क खाया जाता है, तो उसका क्या होगा, उससे ट्रेड में फिर क्या होगा, दिक्कत आएगी। अगर देखें भारत ने इसके लिए कौन सी रूपरेखा बनाई है, कौन से अपनी प्रोजेक्ट बना रहा है, तो भारत ने क्या किया है, वन हेल्थ विजन द्वारा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन अर्थात फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, और साथ ही साथ OIEE अर्थात विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, WHO और त्रिपक्षीय प्लस गठबंधन के बीच समझौते करता आ रहा है। इससे अपना खाका तैयार कर लिया है कि उससे के रोगों को रोकने के लिए करना क्या होगा। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम अर्थात यूनेप, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, एक विश्व एक स्वास्थ्य में योगदान के लिए व्यापक लक्ष्य के तहत यूनिसेफ अर्थात संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और विश्व बैंक द्वारा समर्थित एक वैश्विक पहल को भी चालू किया जा रहा है, एक विश्व एक स्वास्थ्य, जो किसके यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक की एक सामूहिक योजना है। इसके अलावा दीर्घकालिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भारत ने 1980 के दशक में ही जूनोज पर एक राष्ट्रीय स्थायी समिति की स्थापना कर दी थी। इस वर्ष की बात की जाए वर्ष 2021 में, तो नागपुर में एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई थी। ये बात थी 1980 की। पशु और डेयरी विभाग ने 2015 में पशु रोगों के प्रसार को कम करने के लिए ऐसे राज्य जो नॉर्मल राज्य हैं उनके लिए 60% अब खर्चा कौन देगा, केंद्र 40% देगा राज्य की तर्ज पर एक फंडिंग का पैटर्न शुरू किया गया था। जबकि जो नॉर्थ ईस्ट देश थे या पहाड़ी राज्य हैं, हिमालयी राज्य, वहाँ पर 90% रुपया खर्च करेगा कौन, केंद्र, और 10% कौन करेगा, बाकी राज्य। जबकि जितने भी यूटीज हैं उनके लिए 100% फंडिंग कौन कर रहा है, केंद्र सरकार कर रही है, जिससे क्या हो आपको वहाँ पे जूनोटिक बीमारियों को रोक लगाई जा सके। बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में, जिसको भारी बहुमत से भारत इसका फिर एक निर्वाचन इसका हो गया, भारत फिर से कार्यकाल के लिए इसमें निर्वाचित हो गया है, इसके मानवाधिकार परिषद में, काउंसिल में उसका चयन हो गया है। साथ ही साथ अमेरिका भी इस पर जुड़ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर टॉपिक का लिंक देखें तो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जो 3 संस्थान होती हैं, एजेंसियां होती हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो जो मानवाधिकार परिषद क्या है, इसके उम्मीदवारों को एक समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए भौगोलिक समूह में से चुना जाता है। इसमें भारत का फिर से चुनाव हो गया है। तो बात करेंगे ह्यूमन राइट, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन आखिर है क्या, ये अपने पूर्ववर्ती संगठन मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से द्वारा बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की जगह क्या बनाया गया है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, ताकि पिछले संगठन में जो विश्वास घट गया था उसको दूर करने में मदद मिले। अगर हम देखें जो इसका सेंटर कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में स्थित है। बात की जाए अगर इसके कैसे कौन कौन से लोग भागीदार हैं, तो इसमें क्या होता है, हर जो भौगोलिक क्षेत्र है उनमें क्या होता है, उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाता है, दुनिया भर के क्षेत्रों में आवंटन के आधार पर हर साल सीटों भरने के लिए यहाँ पे चुनाव होते हैं, और उन चुनाव के बाद में हर जगह का प्रतिनिधित्व करते हुए 47 सदस्य चुने जाते हैं। तो प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का जो कार्यकाल होता है, ध्यान रखना, वो 3 वर्ष का होता है। तो इसमें कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। टोटल देश 47 सदस्य मेंबर चुने जाते हैं पूरे देश से। तो देशों को लगातार 2 से अधिक कार्यकाल के लिए एक सीट पर कब्जा करने की अनुमति नहीं है। भारत लगातार दूसरा बन गया है, तो अब आगे भारत में नहीं चुना जाएगा। वैसे कार्य की बात की जाए तो ये जितने भी यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आने वाले देश हैं, जो इस टाइम प्रेजेंट टाइम 193 यानी 193 हैं, उन राज्यों की क्या करता है, समय समय पर समीक्षा के माध्यम से देखता है कि मानवाधिकारों के मुद्दे पर वहाँ पे कैसे कार्य किए जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। साथ ही साथ वो ऐसे प्रयास वहाँ पे प्रस्ताव लगाता है जो गैर बाध्यकारी हैं, आपको लागू ही नहीं करने हैं लगातार, बस ये करना है कि आपको बाध्य नहीं है, बट फिर भी उनको ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे हो क्या सके। यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू कहा जाता है, वो लगातार पूरे क्षेत्र में देखभाल करते हैं, उनके लोगों की मानवाधिकार को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। ये क्या करता है, किसी विशिष्ट देशों में उनकी विशेष प्रक्रियाओं में अगर उल्लंघन होता है, कोई दिक्कत आती है, तो उनको क्या करता है, विशेषज्ञ वहाँ पे जांच करते हैं, देख रेख करते हैं, ऐसी बात की जाती है। आपने देखा होगा जब भी कोई बात होती है, अगर कोई जैसे भारत में कभी हमें अगर यूके में कोई घुसपैठ करता है या कोई दिक्कत आती है, तो लोग लगातार मानवाधिकार की दुहाई देते हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में कोई भारत शांति होती है तो भारत कोई अगर वहाँ पे केंद्र सरकार कोई कार्रवाई करती है तो वो मानवाधिकार को दुहाई देने लगते हैं, वो इसी के अधिकार के तहत देते हैं। इसमें देखें अभी भी कुछ चुनौतियां हैं, उनमें सुधार भी करने जरूरी हैं। तो अभी क्या है, जितने भी काउंसिल के सदस्य हैं उनमें राज्य जैसे सऊदी अरब है, चाइना है, रसिया है,
वहाँ पर मानवाधिकारों के रिकॉर्ड यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के उद्देश्यों और मिशन के अनुपूरक नहीं हो रहा है। वहाँ पे आज भी है कि उनके वो क्या करते हैं, लगभग थोड़ा मतलब क्या है, लोकतांत्रिक रूप से तानाशाही दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे आलोचक ये भी कहते हैं कि ये आपके सदस्य हैं, आप इन पे कोई रोक तो लगा नहीं पा रहे हैं, तो आपका फिर प्रासंगिकता क्या है? तो इसमें क्या और साथ ही साथ क्या होता है, कई जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने लगातार वो भागीदारी तो करते हैं, लेकिन वहाँ पर जैसे अभी आपने देखा होगा तालिबान ने वहाँ पर तख्तापलट किया, जहाँ तक मानिए म्यांमार में हो गया, तो लोग क्या बोलते हैं कि अगर ठीक है आप मानवाधिकारों का आप इतना संरक्षण कर रहे हैं, तो अगर इनमें ऐसा हो रहा है तो आपको संदेह भी बन रहा है कि आप ऐसा क्या कर पा रहे हैं। तो इसमें क्या है, इनके अनुपालन सही से नहीं होता, इनके कामकाज का, उनके ये भी गंभीर मुद्दा है। तो कई बार क्या होता है, मगर जैसा शक्तिशाली राष्ट्र कई बार चाहता है अंदर होता है, कई बाहर होता है, तो इनकी प्रासंगिकता बड़ी, ये होता है कि प्रासंगिकता पे ही प्रश्न लग जाता है कि आखिर ये यूजफुल हैं कि नहीं भी हैं। तो इन अगर समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा, तो ये सुधार अगर हो गए, जैसे क्या हो जाए कि अगर ह्यूमन राइट कमीशन जहाँ लागू है तो वहाँ सही से उनको लागू किया जाए, जो लोग इसमें भागीदार देश हैं वहाँ पर सही से ह्यूमन राइट कमीशन का सही से हुआ हो और इनके आदेशों का सही से पालन किया जा सके, सभी देशों को बाध्यकारी रूप से ऑर्डर दिए जाएं और यहाँ पे सभी देश मिलकर रहें, तो इसकी बात अलग होगी। बात करेंगे धन पुनर्वितरण परिषद के बारे में, तो पीएम जो है, जापान के नए जो पीएम है फुमियो किशिदा, उन्होंने इसको अनावरण कर दिया है। ये वहाँ के पीएम है फुमियो किशिदा। तो इन्होंने धन वितरण का जो आपने देखा होगा, जो धन वितरण जो परिषद बनाई है, इसका उद्देश्य क्या है? ये क्या करेगा, जो धन असमानताओं से निपटने और घरों में धन का पुनर्वितरण करने की रणनीति बनाने के लिए जिम्मेदार होगा। इसमें क्या होगा, कहीं पर ज़्यादा रुपया तो उसको लेकर कम में देना और सभी में इक्वलिटी आए, इसकी कोशिश की जाएगी। इसकी रचना अगर बात की जाए तो ये पैनल में निजी क्षेत्र के मंत्री और प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। कम से कम 7 निजी क्षेत्रों के सदस्य इसमें महिलाएं शामिल करेंगी और उसका देखभाल करेंगी। बात करेंगे यूफिल के बारे में। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल ने एक सार्वजनिक उपक्रम के तहत यूफिल की डिजिटल ग्राहक अनुभव घोषणा चालू की है। इसके प्रस्ताव को भारत भर के 65 शहरों में लॉन्च कर दिया गया है और जल्द इसको पूरे भारत में लॉन्च किया जाएगा। यूफिल का मतलब क्या है? फास्ट फॉरवर्ड यूफिल। इसमें क्या कर सकेंगे, आप किसी भी टाइम एनी वेयर से क्या करेंगे, एडवांस पे कर सकते हैं। यूज एनी यूपीआई ऐप को आप पेमेंट कर सकते हैं, किसी यूपीआई ऐप का बात करके इंस्टेंट क्यूआर कोड आपको ऑटोमेटिकली फ्यूलिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं और जीरो वेट टाइम होगा। वहाँ पर क्या होगा, आपको कोई भी किसी भी अगर आप ईंधन को भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसमें भीम यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे सबको यूज किया जा सकेगा। इससे क्या होगा, जो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ग्राहकों को ईंधन भरने के नियंत्रण के साथ साथ आप छूने से पूर्व भुगतान समाधान मिलेगा, आप बिना टच के आप पेमेंट कर सकेंगे। जिससे क्या होगा, वितरण इकाइयां स्वचालित रूप से उसके भुगतान किए गए ईंधन के मूल्य के लिए पूर्व निर्धारित हो जाती हैं और बिक्री के बिंदु पर किसी भी मैनुअल हस्तक्षेप के समाप्त कर देती हैं। आपने पहले से एडवांस पेमेंट कर दिया है तो आप जाइए सीधा फिल करवाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करेंगे द्रास द्रास के बारे में। तो द्रास क्या है, जिसको लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कि लद्दाख में अगर आपको घुसना है तो अगर कहाँ से घुसोगे, द्रास से घुसोगे। और ये अपने ऊंचाई वाले ट्रैकिंग मार्गों और यहाँ की टूरिज्म स्थल हैं उनके लिए प्रसिद्ध। ध्यान रखना द्रास कहाँ पे, लद्दाख के अंदर सा है। और ये अगर स्ट्रेटेजिक रूप से देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण सैन्य बिंदु भी है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय सेना के जवानों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC जो पता होना चाहिए किस पे बनी है, भारत और चाइना की सीमा को निर्धारित करती है। जो अभी इस टाइम पे उसकी रक्षा के लिए पूरी साल बढ़ती ऊंचाई और ठंड तापमान का सामना करना पड़ता है क्षेत्र में। अगर हम बात करें तो कोल्डेस्ट प्लेस इंडिया इसको कहा जाता है। द्रास इज कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख। आपको पता होना चाहिए लद्दाख में 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और वहाँ पे कौन से, कारगिल। तो ये कोल्डेस्ट यहाँ पे रहने वाले सबसे ठंडा जगह है जहाँ पे कोई रहता है, तो द्रास है इस जगह पे। अगर आपको लद्दाख के अंदर घुसना है तो इसी मार्ग से घुसेंगे। तो ध्यान रखना लद्दाख का प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है, द्रास है, सबसे ठंडा है। ये मैप भी मैंने आपको दिखा दिया है, जो ऊपर दिखाई पड़ रहा है इसी में स्थित है। द्रास की बात की जाए तो लगभग 3300 मीटर ऊंचाई पे है। यहाँ का जो एवरेज जो टेम्परेचर होता है, जो सबसे ज़्यादा लो होता है वो क्या होता है, वो -20 डिग्री सेल्सियस होता है। और सर्दियों में बात की जाए तो -23 तक जाता है। अभी तक हाईएस्ट यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया -43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो ये दुनिया के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है, जहाँ तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। यहाँ पर जोजिला दर्रे और कारगिल शहर के बीच स्थित द्रास, ध्यान रखना, जोजिला दर्रे के बाद आप कहाँ जाएंगे, द्रास में, और द्रास के बाद कहाँ जाएंगे, कारगिल शहर में जाएंगे। वहाँ के औसत तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है और इसे अक्सर भारत में सबसे ठंडा ऐसा स्थान जहाँ पे कुछ कोई लोग ऐसे ठंडे और भी हैं, लेकिन सबसे ठंडा स्थान जहाँ पे निवास हो रहा है उस क्षेत्र को जाना जाता है। इस टाइम खबरों में क्यों है, क्योंकि राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी हैं, उन्होंने अभी हाल ही में क्या हुआ है, कारगिल के 10 लाख में भारतीय सेना के जवानों के साथ वहाँ पे क्या किया हुआ है, दशहरा मनाया था अभी, इसलिए चर्चा में फिर आ गया। तो द्रास का देखिए खूबसूरती देखिए, जितना ये खूबसूरत है उतना ही यहाँ की जलवायु घटनाएं, जलवायु बहुत चरम है, जिससे क्या होता है, रहने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं और हमारे देश के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट से भी ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आज के जितने भी करंट अफेयर्स थे और उनका डिटेल एनालिसिस था कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप चाहते नहीं सर इसको हम पर्सनल नोट बनाना चाहते हैं, इसका PDF प्रोवाइड कराइए, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना ईमेल अकाउंट लिखिए, उसको PDF प्रोवाइड किया जाएगा।
और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो उन दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इसी तरीके के और नए अच्छे टॉपिक को कवर करने के लिए और नए सेशन को जुड़ने के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर के साथ। मिलते हैं नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।